कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में खास है जीएसटी कलेक्शन, नया इनकम टैक्स कानून और रूस के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की खबरें। शुरू करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जीरो टैरिफ डील पर बनी सहमति से। फार्मा सेक्टर की कंपनियों को इस डील से बड़े फायदे होने के आसार हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए इस करार का असर 3 साल तक रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन ने कम से कम 3 साल के लिए अमेरिका में निर्यात की जाने वाली सभी दवाओं पर 0% टैरिफ की दर पक्की कर ली है। इसके बदले में ब्रिटेन अब नई दवाओं पर ज्यादा खर्च कर सकेगा। इस डील के तहत अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि ब्रिटेन में बनी दवा में इस्तेमाल होने वाली चीजों और मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट टैक्स से छूट मिलेगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते के बारे में अधिकारियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस डील के बदले में यूके की दवा कंपनियों ने अमेरिका में ज्यादा निवेश करने और ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा किया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यूके से सभी दवाओं के निर्यात पर 0% रेट किसी भी देश को दी गई सबसे कम दर है। इस डील के हिस्से के तौर पर ब्रिटेन ने कहा है कि देश की सरकार नेशनल हेल्थ सर्विस नए और असरदार इलाज पर करीब 25% ज्यादा खर्च करेगी। ये भी दिलचस्प है कि बीते 2 दशक में इस तरह के खर्च में सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। संसद ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और ये 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि पुराने आयकर कानून में 64 साल में 65 बार अमेंडमेंट और 4000 से ज्यादा बदलाव हो चुके थे, जिससे वो काफी जटिल हो गया था। नए विधेयक में अब केवल 536 धाराएं हैं, जो इसकी भाषा को सरल, स्पष्ट और टैक्स पेयर्स के लिए आसान बनाती हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष ने कहा कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सरल आयकर सुधार है। इसका उद्देश्य करदाताओं का विश्वास बढ़ाना और इकोनॉमी को गति देना है। नया कानून ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और डिजिटल इकोनॉमी के साथ पूरी तरह तालमेल बनाएगा। So Income Tax Act 1961 from 61 till 2025 in this span of about 64 years, it had developed over a period of time, and as you very rightly mentioned, there were so many amendments, and those amendments actually kept pace with the changing realities and requirements of the economy, and therefore if I may say that Income Tax Act is a dynamic act as against any other acts, and it has kept pace with the economy in terms of the requirements, new requirements, not only in the context of from an economy point of view, but also from the point of view of maybe you needed some sort of incentive for backward areas, so the Income Tax Act 61 provided that those provisions to help giving a push to the backward areas, to some other stream of businesses and so on and so forth. Over a period of time, this act had become complex, and there were multiple cross-referencing that had happened, and taxpayers were finding it difficult to actually navigate through the provisions of the Income Tax Act 61. And therefore the philosophy and the basic intent of putting in place a 25 Act was, how do we make the language simple? नवंबर में सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,70,276 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल के नवंबर के 1,69,016 करोड़ रुपए की तुलना में 0.7% ज्यादा है। हालांकि अक्टूबर के 1,95,936 करोड़ रुपए की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट हुई है। नवंबर में केंद्र को 34,843 करोड़, राज्यों को 42,522 करोड़ और आईजीएसटी से 92,910 करोड़ रुपए मिले, जबकि सेस की आय घटकर सिर्फ 4,006 करोड़ रह गई, क्योंकि सरकार ने सितंबर में जीएसटी सुधार लागू करते हुए
टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2, 5 और 18% कर दिया था और ज्यादातर वस्तुओं पर सेस खत्म कर दिया था। सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स रखा गया है। नवंबर में सरकार ने 18,196 करोड़ रुपए रिफंड दिए, जो पिछले साल से 4% कम है। रिफंड के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन 1,52,089 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल नवंबर के 1,50,062 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है। पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और अमेरिका की ओर से टैरिफ वॉर के बीच रशिया ने भारत के साथ अपने संबंधों पर कहा है कि भारत के साथ उसका रिश्ता किसी तीसरे पक्ष के दबाव में खत्म नहीं होने वाला। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की छाया भारत के साथ होने वाले तेल के बिजनेस पर न पड़े। पेस्कोव ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यापार की मात्रा में खासकर तेल के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आए। Yes. So we have mentioned the issue of tariffs already. It's rather a question of bilateral relationship between India and the United States. We cannot interfere in that, and we don't have the slightest intention in doing that. And we understand that there is a pressure. There is a pressure over India, and actually this is the reason that we have to be very careful in creating an architecture of our relationship that must be free of any influence coming from third countries. We have to secure our relationship. We have to secure our trade that brings mutual benefit. So trade can be only beneficial for both sides. And if we earn from this bilateral trade, we have to continue it. But we have to secure it from pressure from abroad. So it's a complicated issue, but there are certain experiences in that field. And we have to continue. We know that India is a very sovereign country. India is very sovereign in defending its national interest. And we do admire this characteristic of India. And our country is also sovereign. And we're also. पेस्कोव ने कूटनीतिक रूप से अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि दोनों देशों को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना होगा। भारत और रूस को अपने बायलैटरल ट्रेड को बाहरी दबावों और तीसरे देशों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने की जरूरत है। Afghanistan, yes, I beg your pardon, Afghanistan. So we do have our own restart in relationship with Afghanistan. So we have a de facto government in Afghanistan. It's an important country in the region. It's a neighboring country for ex-Soviet area. It's a country neighboring Tajikistan. By the way, our border guards are staying there, are located there, deployed there. So that's why we have to have a dialogue with Afghanistan, and we have a total understanding for India in that sense. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित आईओसीडी के 18वें ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स ट्रांसपेरेंसी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कर पारदर्शिता यानी टैक्स ट्रांसपेरेंसी सिर्फ रेवेन्यू जुटाने का तरीका नहीं, बल्कि निष्पक्ष शासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि विकासशील और कम विकसित देशों से हर साल करीब 427 अरब डॉलर यानी 36 लाख करोड़ रुपए की अवैध मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो इन देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए बेहद जरूरी पैसा है। सीतारमण ने जोर दिया कि कर पारदर्शिता और सूचनाओं के खुद ब खुद आदान प्रदान के जरिए ही इस तरह की धन निकासी को रोका जा सकता है। In less than 2 decades, the global financial environment has undergone a major shift. What was once a world constrained by secrecy and limited access to information has evolved into one where transparency is increasingly recognized as essential to fairness, compliance, and responsible governance. This shift did not happen automatically.
It happened through collective resolve, through openness to reform. ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।